आज का हमारा विषय है राग किसे कहते हैं। इससे पहले हम कर चुके हैं संगीत किसे कहते हैं, नाद किसे कहते हैं, श्रुति किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, सप्तक किसे कहते हैं और थाट किसे कहते हैं। थाट में हमने परिभाषा सुनी थी, संगीत वह स्वर समूह जिसमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो। तो अब ये राग क्या है उसकी परिभाषा हम सुनेंगे ध्यान से। राग किसे कहते हैं? राग शब्द की उत्पत्ति रंज धातु से हुई है, जिसका अर्थ है रंजन करना, प्रसन्न करना। अर्थात रंजन का मतलब होता है खुश करना, रंज धातु से उत्पन्न हुआ है, खुश करना। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट स्वरों तथा वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना, जिससे आनंद की प्राप्ति हो तथा जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाए, वह राग कहलाती। दोबारा सुनिएगा। कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 विशिष्ट यानी कि विशेष स्वरों तथा वर्णों की बहुत सुंदर तालबद्ध रचना, जिससे आनंद की प्राप्ति हो तथा जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाए, वह राग कहलाती है। वह क्या कहलाती है? वह राग कहलाती है। पंडित सारंग देव जी कहते हैं, वह संगीत वह ध्वनि जो स्वरों और वर्णों से विभूषित हो। दोबारा सुनिएगा। पंडित सारंग देव जी 13वीं शताब्दी के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ लिखा। पंडित सारंग देव जी कहते हैं कि वह संगीत वह ध्वनि जो स्वरों और वर्णों से विभूषित हो और मानव मन को प्रसन्नता का अनुभव करवाए, वह राग कहलाता है। राग की उत्पत्ति थाट से मानी गई है। राग से विभिन्न रसों की अनुभूति होती है। राग से विभिन्न रसों की, रस के बारे में आपको सुना होगा, श्रृंगार रस, भक्ति रस, करुण रस, वीर रस, हास्य रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, ये 9 रस माने जाते हैं मुख्य। इन रसों की अनुभूति होती है। एक परिभाषा बनती है राग की, वह स्वर समूह जिससे नवीन रस की उत्पत्ति हो, नवीन भाव उत्पन्न हो, किसी मन के भाव को लय स्वर ताल में प्रस्तुत करना ही राग कहलाता है। वह स्वर समूह जिसमें नवीन रस जैसे करुण रस है, भक्ति रस है, हास्य रस है, वीर रस है, भयानक रस है, इन रसों की उत्पत्ति हो, उसे राग कहते हैं। आइए, राग की 2 डेफिनेशन हम ऊपर कर चुके हैं। उसके बाद में आज छोटा सा आपको कंपैरिजन कर देते हैं, क्योंकि हमने थाट अभी पढ़ाई है। तो थाट और राग में अंतर, थाट और राग में अंतर क्या है? देखिए, पहला, थाट की उत्पत्ति सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से होती है। थाट की उत्पत्ति सप्तक के शुद्ध और विकृत 12 स्वरों से होती है। इधर राग की उत्पत्ति थाट से होती है। पहला अंतर, थाट में 7 स्वर अनिवार्य हैं, राग में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का हो सकता है। यानी कि राग में 5 स्वरों से भी काम चल सकता है, लेकिन थाट के लिए 7 स्वर चाहिए। तीसरा डिफरेंट जो है अंतर है, थाट में केवल आरोह होता है, राग में आरोह वृद्ध दोनों होते हैं। दोनों का होना आवश्यक है, तभी राग बनेगा। अगला है, थाट गाया नहीं जाता, राग गाया बजाया जाता है, इसलिए राग का रंजक होना आवश्यक है। रंजक होना, इसमें रंजकता की आवश्यकता नहीं होती। थाट रंजक नहीं होता। थाट में स्वरों का कर्मानुसार होना आवश्यक है, राग में स्वरों का कर्मानुसार होना आवश्यक नहीं है। ये थाट और राग में अंतर है, ध्यान से सुन लेंगे, ठीक है। अगला देखिएगा, ये थी राग की परिभाषा। अब राग की आती है जाति। राग की जाति होती है, मुख्य रूप से राग की 3 जातियां होती है। पहले सुन लीजिए राग की जाति की परिभाषा क्या है। राग में लगने वाले स्वरों की संख्या, राग में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। अर्थात सिंपल तरीके से बोला जाए, राग में प्रयोग किए गए स्वरों की संख्या से राग की जाति निर्धारित होती है। मुख्य रूप से राग की 3 जातियां होती हैं। 5 स्वर वाले रागों की जाति ओढ़व, 6 स्वर वाले रागों की जाति साढ़व,
7 स्वर वाले रागों की जाति संपूर्ण। अब इसको साधारण रूप से सुनिए। जिन रागों में 5 स्वर प्रयोग होते हैं, आरोह में या अवरोह में 5 स्वर प्रयोग हुए तो जाति बनी ओडव। 5 स्वर से ओडव जाति बनती है। किसी भी राग में 6 स्वर, आरोह अवरोह में 6 स्वर प्रयोग किए गए, 6 स्वर, तो साडव जाति बनी। और 7 स्वर प्रयोग किए गए तो जाति बनी संपूर्ण। आगे सुनिएगा। रागों की 3 मुख्य जातियों से यह तो पता चलता है कि किस राग के आरोह अवरोह में कितने स्वर लगेंगे, परंतु सभी रागों के आरोह अवरोह में विभिन्न स्वर समूह का प्रयोग होता है, जिससे स्वरों की संख्या भी भिन्न हो जाती है। इसी आधार पर रागों की उपजातियां निर्धारित की गई है, जो निम्न प्रकार है। देखिए, एक मुख्य जाति से 3 जातियां बनती है। कैसे? जैसे हम ओडव को ले लेते हैं। ओडव, साडव, ओडव संपूर्ण, ओडव, ये तो उसकी होगी। ओडव की 3 जातियां बनी, ओडव, साडव, ओडव संपूर्ण। अगली है साडव, ओडव, साडव संपूर्ण। 3 इसकी बन गई। फिर संपूर्ण से बनेगी संपूर्ण ओडव, संपूर्ण साडव। इस तरह से 9 उपजातियां बनती है। 3 जातियों से ओडव, साडव, संपूर्ण से 3 उपजातियां बनती हैं। समझ में आई आपको? इस तरह से हम राग की जाति, राग में प्रयुक्त स्वरों की संख्या से राग की जाति निर्धारित होती है। मुख्य 3 जातियां होती हैं, ओडव, साडव, संपूर्ण, और उन 3 से 9 उपजातियां बनाई जाती है। कितनी? 9, जो आपके सामने है। ओडव, साडव, ओडव संपूर्ण, ओडव, साडव, ओडव, साडव संपूर्ण, ओडव, संपूर्ण, साडव। इस तरह से 9 उपजातियां बनती हैं। समझ में आई? अब आपको राग में जो स्वर लगते हैं उन स्वरों के बारे में बता देते हैं। वादी स्वर, राग में जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो होता है वादी स्वर। जो स्वर राग में सबसे अधिक और बार बार प्रयोग किया जाता है वह स्वर राग का वादी स्वर कहलाता है। वादी स्वर को राग रूपी राज्य का राजा स्वर कहा जाता है, यानी कि राजा की संज्ञा दी जाती है। वादी स्वर को अंश अथवा प्रधान स्वर भी कहते हैं। वादी स्वर से राग का गायन समय भी निश्चित होता है। किन्हीं 2 रागों के स्वरों की समानता होते हुए भी केवल वादी स्वर के परिवर्तन से दोनों स्वर एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। दोनों राग एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। अगला जो स्वर है जो राग में प्रयोग किया जाता है वो होता है संवादी स्वर। राग का दूसरा महत्वपूर्ण स्वर है संवादी स्वर कहलाता है। इसका प्रयोग वादी स्वर से कम तथा अन्य स्वरों से अधिक किया जाता है। राग रूपी राज्य में इसे मंत्री की उपाधि दी जाती है, मंत्री की संख्या दी जाती है। वादी तथा संवादी स्वरों से, वादी और संवादी स्वरों में 3 से 4 स्वरों की दूरी होती है, 3 से 4। अब अगला स्वर जो राग में प्रयोग किया जाता है वो है अनुवादी स्वर। वादी संवादी स्वरों के अतिरिक्त जो स्वर राग में प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनुवादी स्वर कहते हैं। अनुवादी स्वर राग के विस्तार में सहायक होते हैं और राग के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। राग रूपी राज्य में अनुवादी स्वरों को अनुचरों की संज्ञा या जनता कह दी या सैनिक की संख्या दी जाती है। अनुवादी स्वरों की संख्या किसी राग में कम से कम 3 और अधिक से अधिक 5 हो सकती है। अगला जो स्वर है वो है विवादी स्वर। जो स्वर गाने में नियमानुसार नहीं लगना चाहिए, नियम के अनुसार तो राग में नहीं लगना चाहिए, लेकिन परंतु कभी कभी राग की सौंदर्य वृद्धि करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इससे विवादी स्वर कहते हैं। इस स्वर का प्रयोग कुशल गायक या वादक ही कर सकता है, क्योंकि इस स्वर का प्रयोग करते समय सावधानी बरतनी पड़ती है, ताकि राग का स्वरूप बिगड़े नहीं, स्वरूप ना बिगड़े। विवादी स्वर को राग रूपी राज्य में शत्रु की संज्ञा दी गई है। किसको? विवादी स्वर को। लेकिन सौंदर्य वृद्धि करने के लिए कुशल गायक इसका प्रयोग करते हैं विवादी स्वर के नाते। राग की सुंदरता, राग में विचित्रता उत्पन्न करने के लिए कुछ कुशल गायक विवादी स्वर का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो नियम अनुसार उसमें नहीं लगता। अगला है वर्जित या वर्ज्य स्वर।
इंग्लिश में बोलते हैं प्रोहिबिटेड एरिया बोलते हैं, जिसको आपने देखा होगा, वर्जित क्षेत्र। वह स्वर जो राग के नियम अनुसार थोड़े प्रयोग से भी राग का स्वरूप बिगाड़ दे वह वर्जित स्वर कहलाता है। दोबारा सुनिएगा, वह स्वर जो राग के नियम अनुसार थोड़े से भी प्रयोग से राग का स्वरूप बिगाड़ दे वह वर्जित स्वर। कहने का तात्पर्य है कि कोई स्वर है जो राग में वर्जित है, अगर उस वर्जित स्वर को राग में थोड़ा सा भी लगा दिया तो राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा, राग का स्वरूप बिगड़ जाएगा, इसलिए उसको वर्जित स्वर कहते हैं। विवादी और वर्जित स्वरों में अंतर यही है कि विवादी स्वर का प्रयोग राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए कभी कभी किया जाता है, प्रयोग कर लिया जाता है, किंतु वर्जित स्वर का प्रयोग कभी नहीं किया जा सकता। वर्जित स्वर के थोड़े से प्रयोग से भी राग का स्वरूप बिगड़ जाता है। उदाहरण के लिए राग मालकोश में पा स्वर वर्जित है, अगर राग मालकोश में पा स्वर लगा दिया तो राग मालकोश खंडित हो जाता है, उसका स्वरूप बिगड़ जाता है। तो ये थे आपके स्वर, द्वारा फिर सुनिए, वादी स्वर, संवादी स्वर, अनुवादी स्वर, विवादी स्वर, वर्जित स्वर। ये राग के मुख्य स्वर होते हैं जो राग में प्रयोग किए जाते हैं। इनको अच्छे से सुनेंगे, लिख करके देखेंगे, और कोई समस्या हो तो फोन करेंगे, व्हाट्सएप के नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।